लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। मुगलों ने अपने 300 साल के इतिहास में कई मुश्किल जगहें जीती, लेकिन एक ऐसी जगह भी थी जिसने हर मुगल बादशाह के रातों की नींद उड़ा रखी थी। इस जगह का नाम था कंधार। यह ऐसी जगह थी जो अपने पूरे इतिहास में मुगल साम्राज्य के लिए साख, सम्मान और सुरक्षा का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित हुई। आज अगर आप अफगानिस्तान की पहाड़ियों को देखते हैं तो वहां सिर्फ उथल पुथल दिखेगी, लेकिन 17वीं सदी में यह मुगल और फारस के सफ़वी साम्राज्य के बीच एक महायुद्ध का अखाड़ा था। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर एम्पायर्स में से एक मुगल सल्तनत अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी एक छोटे से किले के सामने क्यों हार गई? क्या यह मुगलों की सैन्य कमजोरी थी या फिर कोई और फैक्टर था जिसने उनको जीतने ही नहीं दिया? मैं बात कर रहा हूं कंधार की। कंधार का यह किस्सा शुरू होता है बाबर के सपनों से और ख़त्म होता है औरंगज़ेब की उस कड़वी सच्चाई से, जहां उसने मान लिया कि कुछ सपने साम्राज्य को ख़त्म भी कर सकते हैं। इतिहासकार सतीश चंद्रा अपनी किताब में लिखते हैं कि कंधार मुगलों के लिए सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं था, यह उनकी तैमूरी विरासत का एक अटूट हिस्सा था। बाबर से लेकर शाहजहां तक हर सम्राट को लगता था कि जब तक कंधार उनके पास नहीं है तब तक उनकी तैमूरी साख अधूरी है। साल 1522 की एक कड़कड़ाती सर्द रात को ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो अपनी मातृभूमि फरगना से उज़्बेकों द्वारा खदेड़ा जा चुका था, वो कंधार की ऊंची दीवारों के नीचे खड़ा था। बाबर के लिए कंधार को जीतना सिर्फ एक मिलिट्री अचीवमेंट नहीं थी, ये अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने का पहला बड़ा कदम था। लेकिन उसे शायद अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने वंशजों के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ रहा है जो आने वाली सदियों तक मुगल शहजादों के खून और शाही खजाने को दीमक की तरह सोखती रहेगी। आज हम इसी कहानी को जानेंगे, कैसे कंधार ने मुगलों को बहुत हद तक पीछे ढकेला, कैसे इस एक किले को जीतने के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई और खजाने को लगभग खाली तक किया गया, लेकिन फिर भी ये किला मुगलों का पूरा नहीं हो पाया। वीडियो को पूरा देखिएगा इस कहानी को जानने के लिए, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। कंधार की कहानी को समझने के लिए यहाँ के भूगोल को समझना जरूरी है। कंधार की ज्योग्राफी ने कई सेनापतियों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। इतिहासकार सतीश चंद्र के मुताबिक ये शहर हिंदू कुश की दक्षिणी ढलानों पर करीब 1000 मीटर की ऊंचाई पर बसा था, जो इसे नेचुरल डिफेंस देता था। ये वो एंशिएंट ट्रेड रूट भी कंट्रोल करता था जो काबुल को ईरानी पठार और मध्य एशिया से जोड़ता था। उस दौर में जिसके पास कंधार होता था, उसके पास मान लो आप कि भारत के उत्तर पश्चिमी दरवाजे की चाबी भी थी। लेकिन एक बादशाह सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े के लिए इतनी बड़ी जंग क्यों लड़ेगा जब तक उसमें उसका कोई मुनाफा न दिख रहा हो? कंधार शहर भी एक ज़मीन के उस टुकड़े से काफ़ी ऊपर था। यह शहर सिल्क रूट के रास्ते पर पड़ता था। सिल्क रूट का मुनाफा और सेंट्रल एशिया से आने वाले वो घोड़े जो हिंदुस्तान की सेना की रीढ़ होते थे, कंधार इन सब के ट्रेड में शामिल था। भारत की गर्म और नम जलवायु में अच्छी नस्ल के जंगी घोड़े पैदा करना लगभग इम्पॉसिबल था। इसीलिए मुगल सेना की पूरी घुड़सवार ताकत इसी व्यापारिक रास्ते पर टिकी हुई थी। काबुल और कंधार मिलकर मुगल भारत के लिए दोहरी सुरक्षा दीवार का काम करते थे। एक भी हाथ से निकल जाए तो पूरा उत्तरी पश्चिमी मोर्चा खुला मैदान बन जाता था, और साथ ही वो सप्लाई लाइन भी टूट जाती थी जिसके बिना कोई भी मुगल सेना लंबे टाइम तक मैदान में टिक नहीं सकती थी। इसीलिए जब मुगल भारत आए तब कंधार की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं के दौर में कंधार का किस्सा एक ड्रामा में बदल गया। जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हिंदुस्तान की गद्दी से बेदखल किया तो वो दर बदर भटकते हुए फारस के शाह तहमास प्रथम के दरबार में जा पहुंचे। शाह ने हेल्प तो की, सेना और संसाधन तो दिए, लेकिन इसकी कीमत भी वसूली। शाह चाहता था कि हुमायूं मदद के बदले कंधार की चाबियां फारस को सौंप दे। उधर हुमायूं ने भी अपनी खोई हुई गद्दी वापस पाने के लिए इस शर्त को मान लिया। साल 1545 में फारसी सेना की मदद से हुमायूं ने कंधार को जीता और शुरुआती समझौते के मुताबिक उसे फारस के हवाले भी कर दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद हुमायूं ने एक बड़ा दांव खेला। उसने धोखे से फारसी सेना पर हमला करके कंधार वापस छीन लिया। इतिहासकारों के बीच आज भी इस बात पर बहस है कि शाह की यह मदद केवल एक कूटनीतिक सौदा थी या इसके पीछे शिया सुन्नी राजनीति का गहरा असर भी था। जो भी हो, इस धोखे के बाद मुगल और सफाविदों के बीच में वो दुश्मनी शुरू हुई जो सदियों तक खिंचती ही रही।
जैसे ही 1556 में हुमायूं की अचानक मौत हुई, शाह तहमास्प ने इसे अपने लिए बेहतरीन मौका समझा और उसने तुरंत कंधार पर कब्जा कर लिया। उसका मानना था कि मुगलों ने अपना वादा तोड़ा था। यहीं से वो उतार चढ़ाव भरा रिलेशन शुरू होता है जिसने आने वाली सदियों में एशिया की 2 सुपर पावर्स को एक दूसरे का खून बहाने पर मजबूर कर दिया। फिर हुमायूं के बाद अकबर ने जब सत्ता संभाली तो उसने महसूस किया कि एक सेफ एम्पायर के लिए एक मजबूत बॉर्डर होना कंपलसरी है। इतिहासकार इरफान हबीब का तर्क है कि अकबर के लिए कंधार सिर्फ एक इमोशनल मुद्दा नहीं था, उसके लिए ये एक मिलिट्री ज़रूरत थी। उज़्बेक शासक अब्दुल्ला खान का खतरा उस वक्त तेज़ी से बढ़ रहा था और अकबर जानता था कि कंधार अगर हाथ से चला गया तो काबुल का रास्ता किसी भी हमलावर के लिए खुला मैदान बन जाएगा। 1595 में अकबर ने अपनी डिप्लोमेसी और सैन्य धमक के दम पर बिना खून बहाए कंधार को वापस मुगल झंडे तले ला खड़ा किया। लेकिन क्या यह जीत परमानेंट थी या सिर्फ आने वाले तूफान से पहले की कुछ वक्त की खामोशी थी? अकबर के काल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन आगे के बादशाहों के काल में कंधार पर मुगलों का दांव कमज़ोर होता चला गया। जहांगीर के शासनकाल को अगर हम देखें तो हमें पहली बड़ी दरार इस काल में दिखती है, जहां मुगल दरबार की अंदरूनी साजिशों ने साम्राज्य की बाहरी सेफ्टी को खोखला करना शुरू कर दिया। यहां पर एक नाम उभर कर आता है, नूरजहां। फारसी मूल की नूरजहां का असर जहांगीर और मुगल दरबार पर इतना गहरा था कि इसने शुरुआत में मुगल और फारस संबंधों को मजबूत तो किया, लेकिन बाद में यही रिश्ता शहजादों के बीच डिस्ट्रस्ट या अविश्वास की जड़ बन गया। दरबार में अब हर फैसला सिर्फ मिलिट्री की ज़रूरत से नहीं बल्कि इस बात से भी होने लगा कि किसका बेटा गद्दी पर बैठेगा। कंधार जैसा दूर का मोर्चा इसी अंदरूनी खींचतान का सबसे बड़ा शिकार बना। 1622 में जब फारस के शाह अब्बास प्रथम ने कंधार की मांग फिर उठाई, तब तक मुगल दरबार पहले से ही साजिशों का अड्डा बन चुका था। इन साजिशों ने कंधार को मुगल एम्पायर से दूर कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेटे का अपने पिता से इनकार एक पूरे एम्पायर की सीमा को हमेशा के लिए बदल सकता है? जहांगीर जब बादशाह थे और उन्होंने अपने शहजादे खुर्रम यानी आने वाले टाइम में शाहजहां को कंधार भेजने का आदेश दिया तो खुर्रम ने जाने से मना कर दिया। खुर्रम को डर था कि उसकी गैर मौजूदगी में नूरजहां उसके कॉम्पिटिटर शहरयार को अगला मुगल वारिस घोषित कर देगी। इसी आंतरिक कलह का फायदा उठाकर शाह अब्बास ने बड़ी आसानी से कंधार को जीत लिया। जहांगीर के लिए ये हार एक बहुत बड़ा अपमान थी। शाह अब्बास ने उसे चिढ़ाने के लिए कीमती रत्न और घोड़े तक भेजे। इरफान हबीब बताते हैं कि इस हार से न सिर्फ मुगलों की प्रतिष्ठा गिरी बल्कि सेंट्रल एशिया से आने वाले घोड़ों की सप्लाई पर भी असर पड़ा और ये मुगल सेना के लिए एक चुपचाप बढ़ता हुआ खतरा था। 1628 में जब शाहजहां बादशाह बना तो उसके दिल में एक ही कांटा चुभ रहा था, कंधार। 1638 में उसे एक अप्रत्याशित मौका मिला जब कंधार के फारसी गवर्नर अली मर्दान खान ने अपने ही शाह से डरकर मुगलों की शरण ले ली। किले पर फिर से बिना युद्ध के कब्जा हो गया। शाहजहां ने इसे अपनी किस्मत का सितारा माना, लेकिन यहीं से वो कंधार की जिद शुरू हुई जो आगे चलकर तबाही का सबब बनी। इसी दौर में शाहजहां ने एक और एम्बिशियस सपना देखा, बल्ख और बदख्शां जीतने का सपना, यानी अपने पूर्वज तैमूर की उन ज़मीनों को वापस पाने का सपना जिनसे मुगलों को सदियों पहले खदेड़ दिया गया था। 1646 में 60,000 की भारी भरकम सेना पहले शहजादा मुराद बख्श और फिर औरंगजेब की कमान में हिंदू कुश की बर्फीली दर्रों को पार करके पहुंची बल्ख। शुरुआत में मुगलों को आसानी से कामयाबी मिली, शहर पर कब्जा भी हो गया, लेकिन सर्दी की मार, सप्लाई की कमी और लगातार उज़्बेक हमलों ने मुगल सेना का वो घमंड तोड़ दिया जो उन्होंने दशकों से पाला था। 1647 के बसंत तक मुगलों को बल्ख और बदख्शा दोनों को छोड़कर वापस लौटना पड़ा। इतिहासकारों के मुताबिक इस पूरे अभियान में मुगल खजाने के करीब 4 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए और हासिल कुछ भी नहीं हुआ। ये किसी भी एम्पायर के लिए एक भयंकर आर्थिक झटका था। आज की डेट में ये 4 करोड़ रुपए सैकड़ों अरबों रुपए होते हैं। जाहिर सी बात है कि बल्ख और बदख्शा के अभियानों में आने वाले आर्थिक झटके से कंधार युद्धों के ठीक पहले मुगल खजाना कमज़ोर पड़ चुका था। जैसे ही फारस के नए और एम्बिशियस शाह अब्बास द्वितीय ने मुगलों की यह नाकामी देखी तो उसने अपनी चाल चल दी। साल 1648 की सर्दियों में फारसी सेना ने बिजली की तेजी से कंधार पर धावा बोला। मुगल गवर्नर दौलत खान इस मौसम में हमले की उम्मीद नहीं कर रहा था। सिर्फ 2 महीने के अंदर फरवरी 1649 में किला फिर से फारस के पास चला गया।
इस घटना ने शाहजहां का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फोड़ दिया। यहीं से कंधार के 3 घेरे शुरू हुए जिन्होंने मुगल सल्तनत की कमर तोड़ दी। पहला घेरा 1649 में औरंगजेब की लीडरशिप में डाला गया। औरंगजेब 50,000 की फौज लेकर और भारी तोपखाना लेकर पहुंचा, लेकिन ज्योग्राफी उसके खिलाफ थी। मुल्तान और लाहौर से कंधार तक की सप्लाई लाइन इतनी लंबी थी कि अफगान कबीले उसे बीच बीच में ही लूट लेते थे। सतीश चंद्रा लिखते हैं कि मुगल तोपें मैदानी लड़ाइयों के लिए बनी थी। ऊंची पहाड़ियों पर बसे किले भेजने के लिए वो तोपें काम की नहीं थी। मैदान में औरंगजेब ने फारसी सेना को हरा भी दिया, लेकिन किले की दीवार टस से मस नहीं हुई। सर्दी की पहली फुहार के साथ ही औरंगजेब को खाली हाथ लौटना पड़ा। यह उसकी पहली मिलिट्री नाकामी थी जिसने उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को अच्छी खासी चोट पहुंचाई। 1652 में शाहजहां ने औरंगजेब को फिर से दूसरा मौका दिया। इस बार पूरा खजाना खोल दिया गया, नई तोपें ढलवाई गईं, लेकिन इस बीच बुखारा के उज़्बेक शासक ने फारस से हाथ मिला लिया और मुगल सप्लाई लाइन पर हमले शुरू कर दिए। एक बार तो 1.5 लाख चांदी के सिक्कों से लदा एक पूरा काफिला खतरे में पड़ गया। महीनों तक गोलीबारी चली, लेकिन किले की दीवारें अडिग रहीं। मुगल कैंप में बीमारी और भुखमरी फैलने लगी। 2 महीने बाद फिर से औरंगजेब को अपना घेरा उठाना पड़ा। कहा जाता है इस नाकामी के बाद शाहजहां ने दरबार में उसकी खुलेआम बेइज्जती की और यहीं पर वो बीज बोया गया जिसने आगे चलकर मुगल उत्तराधिकार के खूनी युद्ध की जमीन तैयार की। क्या एक किले की जिद 2 भाइयों और एक पिता के बीच इतनी दरार पैदा कर सकती थी? खैर, 1653 का आखिरी और तीसरा अभियान दारा शिकोह के लिए एक पर्सनल एग्जाम बन गया। दारा ने दावा किया कि वो काम कुछ ही हफ्तों में ख़त्म कर देगा जो औरंगजेब सालों में नहीं कर पाया। वो अपने साथ यूरोपियन गोलंदाज और एम्पायर की सबसे भारी तोपें लेकर गया। 5 महीने तक घेराबंदी चली। दारा ने किले के भीतर जासूस भेजे, रक्षकों को भारी रिश्वत की पेशकश की, लेकिन फारसी कमांडर अडिग रहे। आखिरकार सप्लाई फिर से खत्म हो गई और दारा को भी उसी अपमान के साथ लौटना पड़ा जिस अपमान के साथ औरंगजेब को 2 बार वापस लौटना पड़ा था। इतिहासकार जॉन एफ रिचर्ड्स के मुताबिक शाहजहां की इस आक्रामक उत्तर पश्चिम सीमांत नीति ने मुगल खजाने के करीब 12 करोड़ रुपए निगल लिए। इसमें कंधार के 3 घेरों के साथ साथ बल्ख और बदख्शा के उस विनाशकारी अभियान का खर्चा भी शामिल था जिसने मुगल इकोनॉमी को हिला कर रख दिया था। यह रकम उस दौर में एम्पायर की सालाना आमदनी के एक बड़े हिस्से के बराबर मानी जाती है। एक ऐसा आंकड़ा जो कभी किसी भी सल्तनत को घुटनों पर ला सकता है, ये उतना बड़ा आंकड़ा था। जब 1658 में औरंगजेब ने सत्ता संभाली तो इसने इतिहास के सबसे कड़वे सबक को अपनी पॉलिसी बना लिया। उसे समझ में आ गया कि कंधार एक ऐसा सफ़ेद हाथी है जिसे पालना मुगल एम्पायर के बस की बात नहीं होगी। उसने उस तैमूरी गौरव को त्याग दिया जिसे बचाने की कोशिश में उसके अपने पिता ने साम्राज्य का खजाना खाली कर दिया था। लेकिन औरंगजेब का साउथ का यानी दक्कन की तरफ मुड़ना कोई अचानक लिया गया फैसला या कंधार का प्लान बी भी नहीं था। बादशाह बनने से पहले औरंगजेब 2 बार दक्कन का सूबेदार रह चुका था। उसका दक्कन से मोह कंधार की हार के बाद नहीं जगा, बल्कि वो वहाँ की राजनीति और अकूत दौलत को बहुत करीब से जानता था। उसके लिए दक्कन सिर्फ एक नई ज़मीन नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजिकल और पर्सनल मिशन था। वो बीजापुर और गोलकुंडा के शिया सुल्तानों को जड़ से ख़त्म करना चाहता था और साथ ही मराठों का उभरता हुआ खतरा एक ऐसी चुनौती बन चुका था जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। दोस्तों, कंधार की हार ने औरंगजेब को सिखाया कि उत्तर की ठंडी हवाओं और पहाड़ों से लड़ना मुगल आर्मी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उसने अपनी पूरी ताकत और अपनी पुरानी जिद दक्कन पर लगा दी। लेकिन इतिहास गवाह है कि कंधार की बर्बादी से बचने के लिए औरंगजेब ने जिस दक्कन को अपना अल्टीमेट टारगेट बनाया वो आगे चलकर कंधार से भी बड़ा बुरा सपना साबित हुआ। जिसे आज इतिहासकार दक्कन का नासूर कहते हैं, उस 25 साल लंबी जंग ने मुगल खजाने पर बहुत बुरा असर डाला। औरंगजेब ने अपनी पूरी लाइफ टेंट में गुजार दी, लाखों सैनिक मारे गए और आखिरकार यही मुगल सल्तनत के पतन का भी एक बड़ा कारण भी बना। यानी जिस रास्ते को औरंगजेब ने अपनी सबसे बड़ी जीत समझकर चुना, वही रास्ता आगे चलकर उसके साम्राज्य की कब्रगाह भी साबित हुआ। इस पूरी कहानी में एक और चीज़ रह जाती है, वो गुमनाम सिपाही और मजदूर जो इतिहास की किताबों के हाशियों में कहीं खो गए। उन हज़ारों परिवारों के बारे में सोचिए जिनके बेटे उन बर्फीली वादियों में कभी वापस ना आने के लिए मारे गए। इतिहास सिर्फ सम्राट के फैसलों से नहीं बनता, आम आदमी के बलिदानों से भी बनता है। कंधार के इन घेरों ने मुगल आर्मी के उस मिथक को तोड़ दिया कि वो अजेय है। यही वो मोड़ भी था जहां दुनिया ने पहली बार देखा कि मुगल साम्राज्य के पास असीमित दौलत तो है, लेकिन उनकी मिलिट्री, उनकी आर्मी, तकनीक समय के साथ पुरानी पड़ चुकी है।
आज जब हम अफ़गानिस्तान में अनस्टेबिलिटी देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुग़लों की वही छटपटाहट याद आती है। अफ़गानिस्तान की जोग्राफ़ी हमेशा से एम्पायर्स के लिए एक बहुत मुश्किल इम्तिहान रहा है, चाहे वो 19वीं सदी का महाशक्तियों का खेल हो या कोई और दौर हो। इसी वजह से अफ़गानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। मुग़लों ने भले ही कंधार को खो दिया, लेकिन उस हार ने उन्हें साउथ की मिट्टी में अपनी जड़ें गहरी करने पर मजबूर किया, भले ही वो ज़मीन आगे चलकर उनके अंत की वजह भी बनी। आखिर में सवाल खड़ा होता है कि क्या कंधार का ये स्ट्रगल मुग़ल पतन की शुरुआत थी? शायद इतना सीधा जवाब देना जल्दबाजी होगी। हालांकि इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि ये उस बेमिसाल बेहिसाब एक्सपेंशन का एक साफ साफ मैसेज था जिसे कोई भी एम्पायर लंबे टाइम तक नहीं झेल सकता। शाहजहां को ये जुनून विरासत में मिला था और औरंगज़ेब की दक्कन की ज़िद ने उस मुग़ल स्थिरता को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जो शायद साम्राज्य को टिकाए रख सकती थी। कंधार की ये कहानी हमें एक बात ज़रूर सिखाती है कि राजनीति में ये जानना कि कब रुक जाना है अक्सर ये जानने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कब हमला करना है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कंधार की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।